हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे, वो भी मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित, यानी कि धातु और अधातु से संबंधित 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे भाई। और इस प्रकार से हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 75 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से देख चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है ये आपके NCERT बेस्ड हैं भाई, NCERT बेस्ड हैं। और इसमें 9th क्लास और 10th क्लास का पूरा सार निकाल करके ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और ये आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इंडिया के अंतर्गत, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो रेलवे का हो, या फिर और भी अन्य एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस दे रखी है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। एक बार क्वेश्चंस को देख लेना अच्छे से, आराम से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं भाई। आपके लिए पूरी साइंस NCERT की मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं। देखिए, अभी कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है भाई, पहले बायोलॉजी हम करवाते हैं, तो अभी केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री के 5-7 टॉपिक हैं मुख्य रूप से, 5-7 टॉपिक करवाने के बाद हम बायोलॉजी शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो लेक्चर है हमारा 75 और ये 74, 76 का यहाँ पर बीच में गायब होगा भाई। 77 का देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन धातु के संबंध में असत्य कथन है भाई। धातु के लक्षण आपको पता होने चाहिए, धातु में कौन कौन से करैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, और धातु से संबंधित यहाँ पर गलत कथन कौन सा दे रखा उसकी पहचान करनी है। 77 की हम बात करें, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है भाई। जैसे हम सोडियम धातु लेते हैं और सोडियम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो लास्ट में इस पे आवेश किस प्रकार का आ जाएगा भाई। ये तो जोड़ रहे हैं हम, यहाँ से नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे आवेश किस प्रकार का आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है भाई, धनात्मक आवेशित हैं भाई। ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, यहाँ पर धनात्मक आवेशित होते हैं, जितने भी धातुएं होती है ना वो सभी धनात्मक आवेशित होती हैं भाई। हमेशा याद रख लेना भाई, कोई भी तत्व है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, त्यागता है ये या देता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर धनात्मक आवेश होता है। तो जितने भी धातुएं होती हैं ना ये क्या करती हैं भाई, इलेक्ट्रॉन देती है, इसका मतलब ये धनात्मक आवेशित होती हैं। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है भाई। सेकंड देखिए, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। ये भी महत्वपूर्ण है भाई, किस प्रकार से होगा इसको भी देख लेते हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जैसे हम सोडियम ले लेते हैं साथ में ऑक्सीजन ले लेते हैं तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। जो ऑक्साइड बनेगा ना Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो बनेगा ये क्षारीय प्रकृति का होता है भाई, क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। या फिर सी क्या कह रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये आपका अम्लीय प्रकृति बनाएगा। ये गलत हो जाएगा भाई, अम्ल नहीं बनाएगा, ये याद रख लेना, ये आपका गलत है। कैसे, अभी बता देता हूं। नॉन जो आपकी अधातुएं तो ना, अधातुएं, ये अधातुएं है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है भाई, अम्ल बनाती है। ठीक है। और धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ मिल क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ये अम्लीय ऑक्साइड होंगी और ये क्षारीय ऑक्साइड होंगी भाई। जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ये CO2 बनाता है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है भाई। ये चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, मतलब सी आपका गलत हो जाएगा। डी और देख लेते हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस रहते हैं भाई। जितने भी अधिकांश धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में लेती है, लेकिन अपवाद याद रख लेना, यहाँ पर जो मरकरी होती है ना, मरकरी, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, देखिए विद्युत के धनात्मक होती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड की बात आए तो ये आपका अधातु होगा भाई, अधातु ये होती हैं ऐसी। ठीक है। और सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस होता है, कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन सभी धातुएं होती हैं, लेकिन अपवाद के रूप में जो मरकरी होती है ना ये द्रव अवस्था में होती है। ये जरूर याद रख लेना भाई, द्रव अवस्था में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्या कहता है, अयस्क के धातु निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को क्या कहते हैं भाई। यानी कि कोई भी अयस्क हमें प्राप्त हुआ है, अयस्क किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो मरकरी का हो सकता है, जैसे कि HGS हो सकता है, इसके अलावा एल्यूमिना होता है, Al2O3 हो सकता है, और भी अयस्क हो सकते हैं भाई। इन अयस्क का निष्कर्षण
इससे हमें धातु निष्कासित करनी है, Al निकालना है, यहाँ से हमें मरकरी निकालनी है, ठीक है। HGS से हमें मरकरी निकालनी, या इसी प्रकार से एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम निकालना है। तो इसके लिए देखिए निष्कर्षण और उसके परिष्करण कर उपयोगी बनाने को क्या कहा जाता है, संसारण कहते हैं, जंग कहा जाता है, धातुक्रम कहते हैं, अपघटन कहते हैं। भाई 78 के आंसर की बात की तो इसको धातुक्रम कहा जाता है, मेटलर्जी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि अयस्क से धातु को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको धातुक्रम कहते हैं। 79 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनमें से कौन सा है जो अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता भाई। जैसे यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम, एक आयरन दे रखा है, आयरन, ये कैल्शियम है, ये आयरन है, इसके अलावा एल्यूमिनियम दे रखा है, ये गोल्ड दे रखा है, ओरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। 79 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये क्या होते हैं, ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं भाई, ठीक है, डी राइट हो जाएगा। 80 नंबर का देखिए, अक्ष एक अधातु है लेकिन इसमें धातु के जैसी चमक होती है भाई। अक्ष क्या है ये पूछा है। अक्ष एक अधातु है लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक होती है। तो ये अक्ष क्या है भाई, ये बताना है। तो आपको बता देता हूँ भाई, जितनी भी धातुएं होती है ना, धातुएं, उनमें कई गुण देखने को मिलते हैं। एक तो इनको पीट करके लंबी चादर जैसी संरचना बना लेते हैं जिसे डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। दूसरा है इसमें सोनोरस का गुण पाया जाता है, मतलब ये आपस में जब टकराती हैं धातुएं तो साउंड या फिर कह सकते हैं आवाज़, ध्वनि उत्पन्न करती है। एक ये चमकदार होती हैं भाई, चमकदार होती हैं धातुएं जो होती हैं। लेकिन आप याद रख लेना, जितनी भी अधातुएं होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है भाई, अपवाद होता है, और वो अपवाद आपका आयोडीन होता है। आयोडीन जो होती है ये चमकदार होती है भाई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो अक्ष है ना, ये आयोडीन होगा, आयोडीन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 81 का देखिए, जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है, कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता तो इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग की परत बन जाती है। ये हरे रंग का पदार्थ क्या होता है भाई। देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं भाई। कॉपर है, इसके ऊपर हम इसको वायु में रख देते तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बना लेगा भाई, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बना लेगा ये। तो ये आपका हो जाएगा Cu। कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता तो इस पे धीरे धीरे एक हरे रंग का पदार्थ जम जाता तो CO3 हो जाएगा भाई, यानी कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा भाई, कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हरे रंग का पदार्थ होता है भाई, हरे रंग का। और इसके जमाव के कारण क्या हो जाता है, ये हरे रंग का पदार्थ हो जाता है, आपकी हरे रंग की एक परत से जम जाती है। इस परत को हटाने के लिए हम इमली या फिर जो नींबू होता है उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल इस कार्बोनेट को घोल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 81 के अंदर। 82 का देखिए भाई, साधारणतया धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन वाई एक ऐसी धातु है जिसे अगर हथेली पर रखा जाए तो शरीर के तापमान से गल जाता है। ये वाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर धातु की जब बात आती है तो धातुओं का जो गलनांक होता है, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इनका उच्च होता है भाई, गलनांक उच्च होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद होती है, वाई, वाई धातु है। ये जो वाई धातु है इसको अगर हथेली पे रखते हैं तो ये हथेली के तापमान से क्या हो जाती है भाई, पिघल जाती है, हथेली के तापमान से ही पिघल जाती है। तो ये धातु कौन सी होगी भाई, तो याद रख लेना भाई, यहाँ पर ये धातु ये गैलियम हो सकती है, या फिर यहाँ पर ये सीजियम हो सकती है, CS। तो इन दोनों धातुओं की हम बात करते तो ये हमारे हथेली के तापमान से ही पिघल जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये याद रख लेना भाई, कई बार पूछी जाती है गैलियम और सीजियम। 83 का देखिए, शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। जब शुद्ध लोहे की बात आती है, शुद्ध लोहा, तो शुद्ध लोहा क्या होता है, बहुत ही नरम होता है भाई। तो नरम से हम कोई वस्तुएं बना ही नहीं सकते, तो इसके लिए इस नरम को कठोर में बदलने के लिए इसमें कार्बन मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, और कार्बन मिलाते ये कठोर हो जाता है।
कार्बन मिलाते ये कठोर हो जाता है, इसका मतलब इसमें क्या मिलाते हैं भाई, कार्बन मिलाते हैं। तो शुद्ध लोहा जो होता है उस शुद्ध लोहे में कार्बन मिला करके उसको कठोर बनाया जाता है, उसके बाद में उसके उपकरण बनाए जाते हैं भाई। 83 का आंसर सी हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट हम 84 की बात करते हैं। ये एक इक्वेशन दे रखी है, देखिए x प्लस वाई SO4 इक्वल टू x SO4 प्लस वाई, ये डबल वाई हो गया भाई, केवल वाई है, y प्लस x SO4, नो रिएक्शन, इनके मध्य कोई रिएक्शन नहीं होती है। x और y में कौन ज़्यादा सक्रिय है भाई, ये बताना है, क्रियाशीलता में कौन ज़्यादा सक्रिय है 84 के अंदर। देखिए भाई, अगर ये x ज़्यादा क्रियाशील होगा तब तो इसको ये रिप्लेस कर देगा, है ना, इसको रिप्लेस कर देगा, ये x ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर ये क्रियाशील है तो इसको रिप्लेस करके ये बन गया भाई, x SO4 बन गया, x SO4 बन गया प्लस y बन गया यहाँ पे। ये भाई आगे आगे की रिएक्शन है, ये थोड़ा सा देखना यहाँ पर, ये आगे की दूसरी रिएक्शन है, ठीक है ना, ये वाली, ये यहाँ तक है, ये पहली यहाँ तक है भाई, इसको हम इस कलर में बता देता हूँ, ये पहली यहाँ तक है, ठीक है ना। पहली रिएक्शन है कि x, ये रेड कलर ले लेते हैं भाई, और दूसरा लें क्या, ओके ये ब्लैक वाला ले लेते हैं, दिखाई अच्छे से देना चाहिए भाई। देखिए x एक है और उसको y SO4 से हमने क्रिया करवा दी, ठीक है, इससे क्या बना, x SO4 बन गया और साथ में y धातु यहाँ पे निकल गई भाई। इसका मतलब क्या है भाई, ये x इससे ज़्यादा क्रियाशील है, इसी कारण ये इसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब दूसरी रिएक्शन आगे क्या दे रखी, y प्लस x SO4 दे दिया, और यहाँ पर अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, मतलब नो रिएक्शन। इसका मतलब ये y इससे कम क्रियाशील है, इस कारण ये x को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, तत्व x और y में कौन ज़्यादा सक्रिय है, ये पूछा है। तो ज़्यादा सक्रिय तो क्या होगा भाई, x होगा, x क्यों रिप्लेस कर रहा है उसको, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखना भाई इसको। 85 का देखिए भाई, यूनिक क्वेश्चन है ये। 85 का, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। फर्स्ट है भाई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये लगभग 3380 के आसपास होता है भाई, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, याद रख लेना, ये 3300 लगभग याद रख लेना, उसके आसपास की संख्या आपको आंसर देना है। तभी तो ये टंगस्टन का ना, इसका गलनांक ज़्यादा होने के कारण इसका उपयोग हम बल्ब में करते हैं भाई, बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। 86 का देखिए, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं भाई, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं। सफ़ेद सोना चांदी को कहा जाता है, या प्लेटिनम को, या निकल को, या एल्यूमिनियम को। सोना तो आपको पता है भाई, ओरम को कहते हैं, है ना। यहाँ पर पूछा सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है 86 में, तो यहाँ पर जो प्लेटिनम होता है ना, ये भी अक्रियशील धातु होती है और इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है भाई, प्लेटिनम को। आगे देखिए 87 का देखिए, सिल्वेनाइट व काल्वेराइट ये किसके अयस्क हैं, यूनिक है भाई। सिल्वेनाइट और काल्वेराइट हैं, ये किसके अयस्क हैं, सोने के, चांदी के, प्लेटिनम के, या एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर देख सिल्वर नाम से ही पता चल रहा है, सिल्वर का मतलब एजी, सिल्वेनाइट एजी, एजी मतलब चांदी। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में, एक मिनट, पहले वाला क्वेश्चन कितना किया था हमने, 86। सिल्वेनाइट और काल्वेनाइट ये चांदी के ही होते हैं भाई, ऑप्शन बी होगा इसमें, ऑप्शन बी राइट होगा। 88 का देखिए भाई, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है भाई, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, चांदी को कहते हैं, या आयरन पायराइटीज को कहा जाता है, या रोल्ड गोल्ड को कहते हैं, या ओरिक क्लोराइड को कहते हैं। बताइए, देखिए 88 का जो यहाँ पर आंसर निकल करके आता है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई, सेकंड हो जाएगा। जो आयरन पायराइटीज होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बेवकूफ़ों का या झूठा सोना कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए भाई 89 का देखिए,
सोना का कृत्रिम रूप किसे कहते हैं? भाई कृत्रिम रूप से जो सोना तैयार किया जाता है, देखिए एक तो सामान्य रूप से होता है वो गोल्ड जो प्राप्त होता है वो Au होता है, लेकिन कृत्रिम सोना है वो कौन सा होगा यहाँ पर? चांदी, आयरन पायराइट, रोल्ड गोल्ड या ओरिक क्लोराइड। तो 89 का आंसर यहाँ पर देखिए रोल्ड गोल्ड हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा रोल्ड गोल्ड। किससे बनता है भाई रोल्ड गोल्ड? ये याद रख लेना भाई, रोल्ड गोल्ड बता देता हूँ किससे बनता है। रोल्ड गोल्ड की बात आती है तो रोल्ड गोल्ड के अंदर एक तो आपका कॉपर होता है, ठीक है, और एक आपका एल्यूमिनियम होता है भाई। ये दोनों धातुएं मिलती है। कॉपर लगभग 90% होता है, 10% के समथिंग ये एल्यूमिनियम होती है भाई लगभग। इन दोनों को मिलाते हैं तब रोल्ड गोल्ड का निर्माण होता है, जिसे कृत्रिम सोना कहा जाता है भाई। 89 के बाद में 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में किया जाता है? यानी कि इंजेक्शन। अगर कोई सर्प आपको डस जाता है, सर्प दंश विरोधी होगा भाई, सर्प विष विरोधी। थोड़ा सा ऐड कर लीजिए यहाँ पर, सर्प विष विरोधी, सर्प विष विरोधी भाई, विष विरोधी याद रख लेना है। सर्प विष विरोधी सुई बनाने के लिए, मतलब एंटीडोट इंजेक्शन बनाने के लिए हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं? एक्वारेंजिया। एक्वारेंजिया तो आपका एक तो HCl होता है, एक HNO3 होता है, और ये ऐसा पदार्थ या ऐसा लिक्विड तैयार किया जाता है जिसमें सोने जैसी धातु को भी पिघला देता है। आयरन पायराइट की हम बात कर लेते हैं, बात कर चुके हैं, वे बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। और रोल्ड गोल्ड है, इसे हम कृत्रिम सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओरिक क्लोराइड है ना, ये सर्प विष विरोधी सुई बनाने में उपयोग में लिया जाता है। 91 का देखिए भाई, चांदी के चम्मच से अंडा खाने से मना किया जाता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया कर काले रंग का एक पदार्थ बनता है जिसे चम्मच से नष्ट हो जाती है। ये काले रंग का पदार्थ क्या होता है भाई? चांदी की चम्मच है, यानी कि Ag की चम्मच बनी हुई है, और साथ में अंडा खाते हैं तो अंडे में सल्फर होता है, ये क्रिया करके AgS बना लेते हैं, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। और ये सिल्वर सल्फाइड होता है ना, ये काले रंग का पदार्थ होता है, ये चम्मच को नष्ट कर देता है, ठीक है ना, ये काले रंग का पदार्थ होता है, चम्मच को नष्ट कर देता है। तो इसके निर्माण की वजह से मना किया जाता है कि चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए भाई। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 91, ये भी 91, ये क्या हो गया भाई? ये डबल डबल कैसे आ गई? ओके भाई, ये 92 का होना चाहिए, 90, इसमें सेम ही क्वेश्चन है भाई ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये क्वेश्चन दोबारा से आगे होगा तो देख लेंगे। 93 का देखिए भाई, क्या कह रहा है? AgBr का उपयोग किस में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है? AgBr का उपयोग किस में करते हैं भाई? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, एंटीडोट बनाने में, आभूषण बनाने में। तो ये हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। 94 का देखिए भाई, सिल्वर नाइट्रेट को और क्या कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये फॉर्मूले भी याद रख लेना भाई। AgNO3 को और क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं, नीला कशिश कहते हैं, लूनर कास्टिक कहते हैं, या रोल्ड गोल्ड कहते हैं। 94 के अंदर आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, लूनर कास्टिक कहा जाता है AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को। यहाँ पर बताना भाई नीला थोथा किसे कहते हैं? इजी सा क्वेश्चन, आप बताना इसका आंसर। 95 का देखिए, मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहाँ से आपके। अगर आपकी बॉडी में कॉपर की मात्रा बढ़ गई तो कौन सा रोग हो जाएगा भाई आपको? इटाइटाई, विल्सन रोग, मिनीमाटा रोग, या इनमें से कोई नहीं? भाई इटाइटाई जो रोग होता है ना, ये तो केडियम की अधिकता के कारण होता है। मिनीमाटा रोग है तो ये मरकरी की अधिकता के कारण होता है। तो बच गया एक, मतलब विल्सन डिजीज। तो ये विल्सन डिजीज होती है ना, ये आपकी कॉपर की अधिकता के कारण होती है। 96 का देखिए भाई, चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चूहों के विष के उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है? यह भी पूछ लिया जाता है कि चूहों के विष में इनमें से क्या पाया जाता है? जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फोस्फाइड, या जिंक कार्बोनेट। तो 96 में हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक फोस्फाइड होता है भाई, जो जहरीला पदार्थ होता है, जिंक फोस्फाइड। 97 का देखिए भाई, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो याद रखनी पड़ेगी भाई, ये तो फिक्स है। सिलिकॉन की संयोजकता 97 में भाई, आपको पता है भाई G14 है, उस ग्रुप में आता है ये, G14 वाले ग्रुप में आता है सिलिकॉन। यहाँ पर हम बात करें तो
सिलिकॉन की जो संयोजकता होगी वो आपकी हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। भाई आपका KLMN होता है, ठीक है ना। K के अंदर 14 हैं तो इसके अंदर K में तो 2 आ जाएंगी। L में आपके कितने आते हैं भाई? बस, और ये 4 बच गए इसमें, है ना। ये 4 किसी दूसरे के साथ जुड़ करके बंद बना सकते हैं, या इन चारों को ये निकाल भी सकता है भाई, है ना। निकाल भी सकता है, जोड़ भी सकता है, ज़्यादातर निकालता है, तो इसका मतलब ये 4 इसकी संयोजकता हो गई है। तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 हो जाएगी। इस ग्रुप में जितने भी होते हैं उनकी 4 होती है भाई G14 के अंदर। 98 का देखिए, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरे यूनिवर्स की बात आई, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे भाई। पूरे यूनिवर्स की बात आए तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा, सिलिकॉन होगा, हाइड्रोजन होगा, या हीलियम होगा 98 के अंदर। तो याद रख लेना भाई, पूरे यूनिवर्स की बात आए तो पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर पूछे तो आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पृथ्वी क्रस्ट पर पूछे, पृथ्वी के ऊपर पूछे भाई, पृथ्वी के ऊपर पूछे कि सर्वाधिक कौन सा होता, तो ऑक्सीजन हो जाएगा भाई, सर्वाधिक ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर ये तो ए धातु है, अगर धातु पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु कौन सी होती है पृथ्वी क्रस्ट पर, तो आपका धातु एल्यूमिनियम हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रख लेना भाई, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं। 99 का देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन है, लिथियम है, ओस्मियम है, या प्लूटोनियम है? बताइए भाई। तो 99 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगी। अगर धातु पूछे ना तो सबसे हल्की धातु लिथियम होगी भाई, हल्की धातु लिथियम होगी। और तत्व पूछे हल्का तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, ठीक है। और भारी धातु पूछे तो, भारी धातु पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? भारी धातु पूछे तो आपकी ओस्मियम हो जाएगी भाई। ये ओस्मियम ना, ये भारी धातु होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। और सबसे हल्का तत्व पूछे तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आज का देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है भाई, 99 का सबसे हल्की धातु कौन सी? यहाँ पर क्या पूछा है? सेम ही क्वेश्चन है क्या? इसमें परिवर्तन नहीं किया भाई मैंने, 99 ही है। चलो कोई नहीं है। आज के हमारे देखिए टोटल 100 क्वेश्चन हो गए भाई, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने डबल आ गए, इस कारण से गड़बड़ हो गया था इसमें। इसको हम क्लियर करेंगे भाई, दोबारा से ऐड कर लेंगे, कोई दूसरा टॉपिक लेंगे तो उसमें। तो आज के लिए इतना भाई, टोटल 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं धातु और अधातु वाले टॉपिक में, धातु है अधातु। अगर ये आपके सिलेबस में है तो ऐसा मानिए इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करेंगे अम्ल और एसिड, एसिड और बेस वाला, अम्ल और क्षार वाला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके रीट में भी दे रखा है, लगभग सभी एग्जाम में है भाई ये, और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।